नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आने वाले सालों में इंडियन डेमोक्रेसी की नींव को, उसके पूरे स्ट्रक्चर को बदल सकता है। एक ऐसा बदलाव जो देश के पॉलिटिकल मैप को हमेशा के लिए रीड्रॉ कर देगा। जरा सोचिए, अगर 2029 में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 816 हो जाएं, तो क्या भारत की राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये एक आने वाले डेमोक्रेटिक भूकंप की पहली आहट है। आप सभी का स्वागत है मेगा माइंड एकेडमी में, जहां हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स को बहुत ही सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से डिकोड करते हैं। तो आज के इस डिस्कशन में हम इन 5 जरूरी पॉइंट्स को कवर करेंगे। 816 सीटों का ये प्रपोजल आखिर है क्या? 1976 का वो फ्रीज क्या था? नॉर्थ और साउथ के बीच ये डिबेट क्यों है? और इससे हमारा रिप्रेजेंटेशन बेहतर होगा या इम्बैलेंस्ड? और अंत में 2029 तक का रोड मैप क्या है? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, ये 816 सीटों का प्रस्ताव है क्या? देखिए, रिपोर्ट्स के माने तो सरकार पार्लियामेंट में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बिल लाने की तैयारी में है, जो इंडिया के पावर स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। और इसे सिर्फ एक एक्सपेंशन कहना गलत होगा, ये एक डेमोक्रेटिक मेगा एक्सप्लोजन की तरह है। अब जरा इस बदलाव का स्केल देखिए। अभी लोकसभा की सीटें हैं 543 और मेजॉरिटी का आंकड़ा है 272। नए प्रपोजल के हिसाब से सीटें हो जाएंगी 816 और सरकार बनाने के लिए चाहिए होंगे 409 सांसद। मतलब सीधा सीधा 50% का इजाफा, और ये हर राज्य में एक समान रूप से लागू करने का प्लान है। और इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? वो ये है कि इन बढ़ी हुई सीटों में से 273 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व्ड होंगी। इसका मतलब 2029 के बाद हमारी पार्लियामेंट में हर 3 में से 1 सांसद एक महिला होगी। ये पिछले 27 सालों से अटके हुए विमेन्स रिजर्वेशन बिल को हकीकत में बदलने का अब तक का सबसे बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये सारा फेरबदल 2021 की नई जनगणना पर नहीं, बल्कि 2011 की पुरानी जनगणना के आधार पर करने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि 2029 की डेडलाइन को पूरा करने के लिए ये जरूरी है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या 1 दशक से भी ज्यादा पुराने आंकड़े आज के भारत का सही प्रतिनिधित्व कर पाएंगे? तो सवाल ये उठता है कि ये सब अभी क्यों हो रहा है? इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, डीलिमिटेशन, यानी परिसीमन, और 1976 के एक ऐतिहासिक फैसले में, जिसने लोकसभा सीटों की संख्या को लगभग 50 सालों के लिए फ्रीज कर दिया था। तो ये डीलिमिटेशन या परिसीमन होता क्या है? बहुत सिंपल है। पॉपुलेशन के लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की बाउंड्रीज को फिर से तय करना। हमारे संविधान का आर्टिकल 82 कहता है कि हर जनगणना के बाद एक डीलिमिटेशन कमीशन बनाना जरूरी है। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरी कहानी साफ हो जाएगी। 1976 में 42वें अमेंडमेंट के जरिए सीटों को 1971 की जनगणना के आधार पर 543 पर फ्रीज कर दिया गया। फिर 2002 में 84वें अमेंडमेंट से इस फ्रीज को 2026 तक के लिए और बढ़ा दिया गया, और अब 2026 के बाद ये फ्रीज खत्म हो रहा है, और यही नए परिसीमन का रास्ता खोल रहा है। और जैसे ही परिसीमन की बात आती है ना, भारत की राजनीति का सबसे सेंसिटिव और सबसे बड़ा विवाद सामने आ जाता है, उत्तर बनाम दक्षिण की बहस। यही इस पूरे प्रस्ताव के कॉन्फ्लिक्ट का कोर है। दक्षिण के राज्यों की जो सबसे बड़ी चिंता है, वो इस एक लाइन में समझी जा सकती है। उनका मानना है कि उन्हें अपनी जनसंख्या को सफलतापूर्वक कंट्रोल करने के लिए एक तरह से पॉलिटिकल सजा दी जा रही है। उन्होंने तो अच्छा काम किया, लेकिन अब उन्हें डर है कि लोकसभा में उनकी आवाज, उनकी ताकत कम हो जाएगी। यहाँ पर दोनों तरफ के तर्क बिल्कुल क्लियर हैं। उत्तर भारत के राज्य कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए, यानी 1 पर्सन 1 वोट का सिद्धांत। वहीं दक्षिण के राज्यों का तर्क है कि देश की इकोनॉमी में उनके योगदान और सफल जनसंख्या नियंत्रण को भी वजन मिलना चाहिए। ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और फिस्कल फेडरलिज्म के बीच एक सीधी टक्कर है। तो इस बड़े टकराव से बचने के लिए सरकार ने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है। प्रपोजल ये है कि 2011 की जनगणना के बेसिस पर हर राज्य में बिना किसी भेदभाव के एक समान रूप से 50% सीटें बढ़ा दी जाएं। ये एक तरह का कंट्रोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये इस विवाद को हमेशा के लिए सुलझा पाएगा? चलिए अब बात करते हैं कि इस बदलाव का हमारी डेमोक्रेसी और हमारे रिप्रेजेंटेशन पर क्या असर पड़ेगा।
क्योंकि इसके कुछ बहुत बड़े वादे हैं तो कुछ गहरे खतरे भी छिपे हैं। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? आज की तारीख में एक सांसद औसतन 25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। अब सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। नए सिस्टम में ये संख्या घटकर 15 से 17 लाख हो जाएगी। यानी सांसद अपने लोगों के लिए ज्यादा एक्सेसिबल होंगे और नागरिकों की आवाज संसद तक ज्यादा सीधे तौर पर पहुंच सकेगी। और ये चार्ट तो अपने आप में एक शानदार कहानी कहता है। देखिए, महिला प्रतिनिधित्व में कितना बड़ा उछाल आएगा। आज भारत में लगभग 15% महिला सांसद हैं, जो ग्लोबल एवरेज 26% से काफी कम है। इस प्रस्ताव के बाद ये आंकड़ा सीधा 33.3% पर पहुंच जाएगा और भारत एक झटके में दुनिया के टॉप देशों में शामिल हो जाएगा। लेकिन जैसा हर बड़े बदलाव के साथ होता है, यहाँ भी कुछ चुनौतियां हैं। सबसे बड़ा डर सांसद पति कल्चर का है, जैसा हमने पंचायती राज में देखा है, जहां महिलाएं सिर्फ प्रॉक्सी कैंडिडेट बनकर ना रह जाएं। इसके साथ ही महिला आरक्षण के अंदर ओबीसी सब कोटे की मांग एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकती है, जो नए समीकरण बना सकती है। अच्छा, अगर आप पॉलिटी और करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं और ये एनालिसिस आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में हमें बताइए क्या सीटें बढ़नी चाहिए या नहीं। आपके विचार जानना चाहेंगे। अब हम इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर हैं। 2029 तक का ये जो रास्ता है, इसे हम क्या समझें? क्या ये एक ज़रूरी लोकतांत्रिक सुधार है या फिर एक बहुत सोची समझी पॉलिटिकल री इंजीनियरिंग? और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2011 के डेटा पर आधारित कोई सिस्टम 2029 के भारत का सही प्रतिनिधित्व कर सकता है? क्या 15-18 साल पुराना डेटा आज के बदलते डेमोग्राफिक्स, माइग्रेशन और शहरीकरण को सही से कैप्चर कर सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक बात तो तय है, जब 2029 में भारत 816 सीटों के लिए वोट करेगा, तो वो सिर्फ एक आम चुनाव नहीं होगा। इसे डेमोक्रेसी 2.0 कहा जा रहा है, एक ऐसा बदलाव जो भारतीय लोकतंत्र का एक बिल्कुल नया वर्जन लिखेगा। और अंत में ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, डेमोक्रेसी सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि ये बैलेंस यानी संतुलन का एक सिस्टम है। और यही इस पूरी बहस का कोर है। सवाल ये है कि क्या ये नया सिस्टम उस संतुलन को और मजबूत करेगा या फिर एक नया असंतुलन पैदा कर देगा? ऐसे ही और डीप पॉलिटी एनालिसिस के लिए मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।